नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, हम लोग अभी जीएस पेपर वन जो कि लास्ट ईयर का पेपर है, 66 बीपीएससी मेंस का पेपर वन एक बार देखेंगे। मतलब देखा होगा आपने पहले भी, बट अब इसको ऐसे इस तरीके से देखना है कि अब हाँ, मेंस तो लिखना ही है ना 29 दिसंबर को। तो उस तरीके से देखना है कि कहाँ कहाँ पे, जैसे अभी से जो भी करंट अफेयर्स पड़ेगा, जीएस वन एंड जीएस टू का ही हम लोग करने वाले हैं। और जब हम लोग ये देखेंगे तो यहाँ पे देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों को अटेंटिव होना है। बहुत सारा कुछ पढ़ना है अभी, बट हाँ, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पॉपअप करेगी एग्जामिनेशन में, है ना। तो वहां पे ज्यादा ध्यान देना है, उस चीज को अपने रिकॉर्ड बुक में या नोटबुक में रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये सब करते रहना है। प्लस हम लोगों ने एक चीज और देखा है कि 67 जो एग्जामिनेशन हुआ है, उसका 8 मई वाला जो एग्जामिनेशन था और अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस था उसमें। क्वेश्चन अभी बहुत ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं। जो नए चेयरमैन आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स ला रहे हैं और कम टाइम में इवॉल्व भी कर रहे हैं, और बीपीएससी का जो पैटर्न है उसको भी इवॉल्व करा रहे हैं। तो इस बार क्वेश्चन में भी, मेंस में भी आपको इसी तरीके से अलग अलग टाइप से दिखेगा। तो ज्यादा कवरेज करने की जरूरत है। प्लस थोड़ा सा आइडिया मिलता ही हम लोगों को पेपर एनालाइज करने से। लास्ट ईयर का पेपर देख के हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ, किस चीज को ज्यादा ध्यान रखना है और किस चीज को अवॉइड करना है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग देखेंगे अभी बीपीएससी का 66 मेंस, और वो भी जीएस पेपर वन को देखेंगे। तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा जीएस पेपर वन, जो कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट बेस्ड रहता है। एक तो इसमें हिस्ट्री आएगा, जो कि स्टैटिक है ऑब्वियसली, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ये सेक्शन वन है। देखिए, इसमें सारा का सारा क्वेश्चन नहीं करना होता है, इसीलिए चॉइस मिल जाता है कि मतलब जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर गए हैं, जो आप मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये हो सकता है क्वेश्चन आए, तो उस तरीके से उसी को अटेम्प्ट करके आना है। अदरवाइज ठीक है, नया क्वेश्चन हो सकता है किसी इस बार 67 में देखने को मिले। खैर चलिए, अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ना। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द काउजेस एंड, लेट मी टेक अ पेन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, व्हाट आर द काउजेस ऑफ संथाल रिवोल्ट, व्हाट वेर इट्स कोर्स आउटकम। संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे। ठीक है, तो कुछ ही रिवोल्ट्स देखना है हम लोगों को। पीजेंट रिवोल्ट देखना है, और पीजेंट रिवोल्ट में आपको संथाल देखना है, और एक बिरसा मुंडा वाला देखना है। नील क्रांति, जो मतलब ये जो है चंपारण सत्याग्रह, वो भी अच्छे तरीके से हम लोगों को देखना है। तो ज्यादा मूवमेंट्स देखना है नहीं, दो तीन देखना है। तो ठीक है, तो अब ये सब जितने भी मूवमेंट्स हैं उसको, हाँ, तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है, यहाँ से यही आइडिया हम लोगों को लग रहा है ना। कि पूछा क्या है कि काउजेस क्या था, मतलब पहले किस कारण से स्टार्ट हुआ, फिर वो किस तरीके से आगे बढ़ा, और लास्ट में रिजल्ट क्या आया, है ना। यहाँ पे यही पूछ रहा है। तो जो भी हम लोग, अब यहाँ से हम लोगों को क्या आइडिया मिल रहा है कि जब भी हम लोग मूवमेंट पढ़ेंगे, कोई भी रिवोल्ट पढ़ेंगे, तो हम लोगों को उसका बैकग्राउंड थोड़ा समझ लेना होगा। ठीक है, बैकग्राउंड समझ लिए, फिर बैकग्राउंड जब समझ रहे हैं हम, तो देख रहे हैं कि उसमें काउजेस किस कारण से होने लगा, विद्रोह का कारण क्या हो गया। तो फिर ठीक है, हो ही रहा था, तो उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए। ठीक है, इवेंट्स जो हुए तो उसके उसमें या तो पता चलेगा कि सप्रेस हो गया मूवमेंट, और सप्रेस भी हुआ तो भी उसका अलग रिजल्ट, और नहीं सप्रेस हुआ, जीती गए लोग जो भी कर रहे थे रिवोल्ट, और उनका कंडीशंस मान लिया गया, तो उसके वजह से कॉन्सिक्वेंस, दो अलग अलग टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हुई, तो इस तरीके से हम लोगों को रेडी रखना है। बैकग्राउंड थोड़ा सा इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे एकदम डायरेक्टली तो आपको नहीं बच्चों की तरह पूछा जाएगा कि कौन से साल में हुआ, कौन से ईयर में हुआ, और कौन था हीरो, ये सब तो थोड़ा सा वहां पे ऐड कर देंगे कि हाँ, ये वाला मतलब ये ईयर, ये रीजन, या फिर ये पर्टिकुलर लीडर्स, ये सब भी ऐड कर देने पे, क्योंकि ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अच्छी तरीके से उसको भूमिका बना के लिखना होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से पता चला कि लास्ट ईयर संथाल रिवोल्ट आ गया है, और उसमें काउजेस और कोर्स एंड आउटकम आ गया है। तो ये चीज नहीं आएगा इस बार, तो रिपीट तो नहीं करना चाहिए। खैर, इससे आपको पता चलेगा कि दूसरा रिवोल्ट्स को कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिरसा मूवमेंट। ठीक है, तो बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है डायरेक्ट, यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे क्या काउज था, यहाँ पे कोर्स क्या था, आउटकम क्या था, लेकिन पढ़ना तो वही चीज है। बस आप लोगों को फ्रेमिंग, आंसर फ्रेम करने का तरीका यहाँ पे एग्जामिन करने को बोला जा रहा है कि वहां पे उसके क्या क्या विशेषताएं थी। तो दोनों को, मतलब कोई भी रिवोल्ट हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, उसका काउज, कोर्स, आउटकम और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स
को एग्जामिन करने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज योर चंपारण सत्याग्रह वाज अ वाटर सेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इसको एक्सप्लेन करना है। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अब आप इसमें तो अच्छे से बैकग्राउंड बता के क्या कैसे हुआ था आराम से इसमें भी लिखा जा सकता है। कौन लीडर एक्टिव हुए थे, कौन किसको बुला के लेके आया, कौन से ईयर में हो रहा था, क्या वजह थी जिसके वजह से, जैसे चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी को ये करना पड़ा था, बुला के लाना पड़ा था ना यहाँ के लिए, चंपारण सत्याग्रह के लिए। तो ये चीज अच्छे से स्टोरी बनाया जा सकता है। बहुत मटेरियल भी है इसमें, आराम से इसको लिखा जा सकता है। लिख के आप चाहे सेंड भी कर सकते हैं हमारे ग्रुप में, यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको, एंड दैट विल बी इवैल्यूएटेड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। हाँ, ये जो पेपर है स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या क्या एक्चुअली पढ़ना रहता है, जो भी स्टैटिस्टिक्स नहीं, मतलब कि यहाँ पे बीपीएससी का जो हिस्ट्री पार्ट है, स्टैटिक्स पार्ट जो है, ठीक है, हिस्ट्री में जो स्टैटिक्स पार्ट है उसमें क्या क्या करना होता है, एक मिनट। हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस तो रिवोल्ट पे आएंगे, मतलब रिवोल्ट इज इम्पोर्टेंट, जिसमें कि पीजेंट मूवमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिवोल्ट होगा। कुछ आएंगे क्वेश्चंस पेंटिंग के ऊपर, पेंटिंग या फिर यहाँ का आर्ट एंड कल्चर जो भी है, जैसे मौर्य आर्ट है। पेंटिंग में आपका पटना हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, और पटना कलम पेंटिंग, ये सब हो गया। तो ये सब भी आ सकता है, तो ये पार्ट हो गया। और आपका एक पार्ट तो होता है जो हिस्ट्री का है, मतलब जो इंडिया की इंडिपेंडेंस वाली हिस्ट्री है, और बिहार की जो भूमिका रही है उसको भी लिंक करके पूछा जा सकता है। तो वो सब आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक 1905 से लेके 1947 के जो मेजर इवेंट्स है, और जिसमें बिहार भी प्रोमिनेंट रोल में है, तो वो तो कवर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका यही सब हो गया, सीडीएम हो गया, क्यूआईएम हो गया, और चंपारण वंपारण, ये सब सब आ गया उसी में। ठीक है, तो जो भी पढ़ना है उसका, तो कैसे काउस था, कौन लीडर एक्टिव थे, कहाँ से एक्टिव थे, बिहार में कौन एक्टिव थे, इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री में एक और है जो थॉट्स वाला है, थॉट्स वाला पार्ट है, जिसमें कि हम लोगों को महात्मा गांधी, फिर आपके जो जेएल नेहरू हैं, जेएल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके थॉट्स इंपॉर्टेंट है, इनके ओपिनियन है इंपॉर्टेंट, लेकिन किस चीज पे, ये नहीं कि अब पूरा इसका इनका जीवनी तो नहीं पूछेगा, बट हाँ, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब जो है प्रोमिनेंट पार्ट है हिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये सब तो समझ में आ गया, रिवोल्ट में कैसे काउजेस पढ़ना है, या फिर उसके आउटकम, कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी विशेषताएं क्या थी, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वैसे ही पेंटिंग में भी किस बैकग्राउंड में वो पेंटिंग प्रचलित हुआ, जैसे पटना कलम पेंटिंग होता है, वो नॉर्मल पेंटिंग होता है, उस टाइम में लोग करवाते थे, जो जैसे बहुत नॉर्मल टाइप का होता है, जो डेली एक्टिविटीज हो रहा है उसको भी पोर्ट्रे कर दिया जाता था, ज्यादा चटक मटक वाला पेंटिंग नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो इसी तरीके से किस सिचुएशन में कौन सा पेंटिंग यहाँ पे आया, मधुबनी पेंटिंग क्या है, उसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, ये सब। या फिर जो जैसे कि ये है मौर्य आर्ट्स है, तो मौर्य आर्ट्स में भी आपका कौन कौन सा साइट है, कौन कौन सा आर्किटेक्चर देखने को मिला, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो उसकी विशेषताएं, कैसे बना, कौन लोग आके मतलब किसके रिजाइम में वो बन रहा था, ये सब इस तरीके से पढ़ना है। 1905 से लेके 1947 के जो इवेंट्स है, वो तो अच्छे से, मतलब कौन सा लीडर क्या कर रहा था, उसका आउटकम क्या आया, ये सब ऐसे पढ़ना है। बिहार में भी उसका अगर है एसोसिएशन, तो वो भी पढ़ना है। नेक्स्ट आपका, हाँ, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में यही हो गया कि इसमें आपको वो भी पूछा जाएगा, जो भी है यहाँ पे महात्मा गांधी या नेहरू या टैगोर, इनकी ओपिनियन या इनका व्यूज क्या था किस चीज पे, ऐसे करके एकदम यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, डिस्कस नेहरूज व्यूज ऑन कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ठीक है, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। तो नेहरू के विचार हम लोग बहुत चीजों पे पढ़ेंगे। ठीक है, बट इसमें से आया है आपको दो ही चीज मेंशन करना, तो ये नहीं कि पूरा नेहरू का पूरा व्यू जाके आंसर लिख के आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे दायरा सीमित कर दिया गया कि हाँ इसी पे लिखो और इसी पे लिखो, तो इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो पूरा नहीं जाके लिखना है, इसलिए उस तरीके से अटेंटिव होके पढ़ना भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिंग आउट द मेन फीचर्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग। ठीक है, तो यही हम बोल रहे थे, जैसे कोई पेंटिंग है तो उसका फीचर्स होगा, उसके उसको किस, जैसे पटना के कलम के बारे में तो ये है ही कि ये नॉर्मल सा पेंटिंग हुआ करता था उस टाइम में, लोग करा लेते थे। जैसे कहीं दशहरा का पंडाल लगा हुआ है तो वहां पे दुर्गा देवी जो भी है उनको ऐसे सीधे से पोर्ट्रे कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ फीचर्स हैं, हमारे चैनल पे भी होगा पटना कलम पेंटिंग पे, आई थिंक हाँ 5000 व्यूज के साथ होगा एक नोट्स, और अच्छा नोट्स है वो, उससे भी आप रेफर करके इसको पढ़ सकते हैं। हाँ बट ये चीज है कि ये लास्ट ईयर ही पूछा गया तो आई डोंट थिंक ये रिपीट होगा। बट हाँ किस तरीके से पढ़ना है, जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य आर्ट को ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो किस तरीके से उसके मेन फीचर्स को पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आप पटना कलम पेंटिंग को ही नहीं पढ़ना है बट मेन फीचर, किसी भी पेंटिंग को पढ़ेंगे या किसी भी आर्ट एंड कल्चर वाले चीज को पढ़ेंगे तो उसका मेन फीचर उस तरीके से रेडी रहना चाहिए आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चल नेक्स्ट देखते हैं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मेरे हिसाब से जब क्वेश्चन ऐसे आता है ना कि 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन और यहाँ पे है 19 × 2 38, ठीक है, तो ऐसे में जैसे आपके पास रहेगा यहाँ पे रहेगा ही चूज करने के लिए कि 38 मार्क्स का एक भी लिख सकते हो, 19 मार्क्स का दो भी लिख सकते हो, बट आई थिंक कि ऐसे वाले जो होते हैं शॉर्ट नोट्स टाइप के या फिर ऐसे फ्रैक्शन में रहेंगे क्वेश्चन, तो वो अटेम्प्ट करना ज्यादा बेटर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन ना छूटे और ऐसे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे तो ज्यादा बेटर होगा मार्क्स फेच करने में। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, तीन चीज पूछा गया है और इसमें से दो करना है। गांधी व्यूज ऑन सत्याग्रह, तो हम जैसे अभी देख रहे थे हम लोग कि जवाहरलाल नेहरू का कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म पे पूछा है, तो यहाँ पे इनका सत्याग्रह के पूछा के ऊपर पूछा है, कभी नॉन वायलेंस के ऊपर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये नहीं कि पूरा लिखना है, उनका जो सत्याग्रह पे व्यू था वो ऐसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका जयप्रकाश नारायण एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्वेश्चन तो अभी हाल फिलहाल में ही आप लोगों को पॉपअप किया होगा प्रीलिम्स में, जयप्रकाश नारायण दीपावली वाला जो क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए ये कितने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है बिहार के लिए, इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, तो डायरेक्ट ऐसे क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं भी आए तो इनका कोई और जो क्रांतिकारी स्टेप है वो या फिर इनका कुछ भी कंट्रीब्यूशन उसके ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। नाउ दिस इज व्हाट शोज की जयप्रकाश नारायण का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। तो उनको लर्न कर, मतलब उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि शायद इस बार क्विट इंडिया मूवमेंट ना पूछ दे उनके बारे में, लेकिन उनका कोई एक योगदान पे हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स पूछ दे, उस तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज योर सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए, तो इनके बारे में भी, तो इसमें तीन था, जैसे सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए को सेपरेटली नहीं पढ़ेगा क्योंकि गांधी व्यूज तो पढ़ना ही है, गांधी तो है ही हमारे सिलेबस में। जयप्रकाश नारायण भी क्विट इंडिया मूवमेंट अभी हम लोग प्रीलिम्स के टाइम में भी पढ़े ही होंगे, है ना। और अब आपको थोड़ा सा इलाबोरेट करके जो भी इनके कंट्रीब्यूशन थे, अभी फैक्चुअली लोग याद करता था, हाँ इतना तारीख, मतलब इतना तारीख को ये हो रहा था, इतना तारीख को ये हो रहा था, ये काम हो रहा था, अभी उसी चीज को ये काम हो रहा था तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ और इसका ये काम क्यों हुआ, इस तरीके से, है ना, कोई इवेंट हो रहा है तो क्यों हुआ और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आया और उसमें जो जयप्रकाश नारायण का क्या रोल था, उस तरीके से कर सकते हैं डिप्रेशन। तो अगर वो दोनों भी प्रिपेयर किए होंगे तो तीसरा देखने की भी जरूरत नहीं थी, कोई दो ही तो लिखना था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, सेक्शन 2 है ये हमारा, और एंड दिस विल बी बेस्ड ऑन योर करंट अफेयर्स पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय बायोफ्यूल स्टारडस्ट 1.0। नाउ सी, ये क्वेश्चन क्या बताता है हम लोगों को, ये क्वेश्चन ये बताता है हम लोगों को कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये वाला करंट अफेयर्स पार्ट जो है आपका वो नेशनल नेशनल बेस भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी रहेगा, ठीक है, लेकिन ये आपका मतलब करंट अफेयर्स से आया रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय बायोफ्यूल। ठीक है, तो ऐसे वाला जो चीज होगा जो वर्ल्ड लेवल फर्स्ट टाइम हो रहा है, इंडिया के लेवल पे फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो वहां पे फिर हम लोगों को चौकन्ना हो जाना है। ऐसा कुछ अगर दिख रहा है मास स्केल पे तो देन यू नीड टू नो इट, उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उससे इंडिया मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, या उसका अगर डिफेंस में ही काम है तो क्या काम है, ठीक है, क्या फायदा हो सकता है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव उसके क्या है, उस तरीके से पढ़ना है। दैट देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन इन डिटेल बोला है, ठीक है, तो उस तरीके से उसका प्रॉज क्या है, कॉन्स क्या है, इस तरीके से पढ़ना है। और कैसे पता चलेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय बायोफ्यूल है ना। तो ऐसे ही चीजों को अभी करंट अफेयर्स में जो भी हम लोगों को मिलेगा, जो वर्ल्ड का फर्स्ट है या इंडिया का फर्स्ट है, तो उसको हम लोग कैप्चर करेंगे और अपने नोट्स में हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th ब्रिक्स समिट मेजर
इमर्जिंग इश्यूज, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ फॉर डेवलपमेंट। 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के मुख्य प्रमुख उभरते मुद्दे मुद्दे एंड सॉरी मुद्दों वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जैसे 12th ब्रिक्स समिट, तो ये है कि पूरा ब्रिक्स के बारे में नहीं कहानी बोल देना है, पूरा ब्रिक्स के बारे में छोटा सा अगर टेबल बनाना है आपको, ब्रिक्स का कुछ दे देना है कि हाँ ठीक है, तो वो आप छोटे छोटे डिटेल्स डाल सकते हैं, वो भी आपका फ्लो चार्ट बेसिस पे या कहीं पे छोटा सा ये बन जाएगा। ये नहीं कि उसके ऊपर कहानी बनाना है, कहानी एकदम 12th ब्रिक के समिट के ऊपर बनाना, उसमें भी जो इमर्जिंग इश्यूज थे, मेजर इमर्जिंग इश्यूज, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी और इनोवेटिव ग्रोथ फॉर डेवलपमेंट, बस ये सब चीजों को पिक करना है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत लिख के आए लेकिन हमें मार्क्स नहीं आया। ये मार्क्स क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम लोग अगर बिटिंग अराउंड द बुश करेंगे तो मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन का जो डिमांड है वही लिख के आने पे मार्क्स मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये कंट्रीज है, एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज है, तो चाइना के साथ कुछ रहेगा, रशिया के साथ कुछ रहेगा, इंडिया के साथ कुछ रहेगा। ठीक है, तो वो सब चीजों को ऐसे इलाबोरेट करके लिखना है। ठीक है, कि ग्लोबल स्टेबिलिटी में कौन कंट्रीब्यूट कैसे करेगा, क्या नहीं कर रहा है, या कौन किसका हिस्ट्री ऐसा रहा है, ये सब चीज, शेयर्ड सिक्योरिटी, इनोवेटिव ग्रोथ का आइडियाज कौन कैसे दे रहा है, कैसे हेल्पफुल हो सकता है, कैसे सबको साथ लेके ये सब चलेगा। ठीक है, या फिर इमर्जिंग इश्यूज क्या क्या हो सकता है, इंडिया का क्या होगा, रसिया का क्या हो सकता है, इस तरीके से हम लोगों को ऐसे पढ़ना है। तो अभी इससे क्या पता चलता है, इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि कोई भी जो समिट है, जैसे जिसमें इंडिया उसका पार्टनर है, उस समिट सॉरी उस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया अगर पार्टनर है या उसमें एसोसिएट भी रहता है, तो वहां पे हम लोगों को देखना है कि इंडिया का क्या, और इंडिया को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, और इंडिया को अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी और इंडिया वो काम कर रहा है तो उसमें इश्यूज क्या निकल के आ रहे हैं, और इंडिया को क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए सो दैट कि ऐसे इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से अभी करना है। ठीक है, तो ऐसे समिट हो रहे हैं या कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं और इंडिया वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या बातें हो रही है वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। Now next question is examine the recent basic features and provision of Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana after the spread of COVID-19 pandemic with reference to India। ठीक है, तो यही हम बोल रहे थे कि कुछ भी चीज देखेंगे हम लोग वहाँ पे इंडिया का एसोसिएशन होना जरूरी है, तभी तब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। अभी ये जो है क्योंकि कोविड 19 के टाइम में चल रहा था, तो कोविड 19 तो ऐसे ही बहुत फेमस सा टॉपिक हुआ करता था 66 के टाइम पे, और इसमें भी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी आप लोग को देखना है कि बजट या इकोनॉमिक सर्वे में कोई भी अगर अच्छा सा योजना लग रहा है जो बहुत प्रोमिनेंट, उसको प्रधानमंत्री जी खुद आके प्रमोट कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। उसके बाद उसको कैसे पढ़ना है, तो उसके फीचर्स, उसके प्रोविजंस, उसको कैसे लागू किया जाएगा, लागू कर रहा है तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे फिर फिनिश किया जा रहा है, रिजॉल्व कैसे किया जा रहा है, आगे में हमारा क्या स्टेप्स होना चाहिए, या हम लोग कैसे प्रिपेयर्ड हो रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी हमारा बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है उसमें से हम लोग देखेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसपे ज्यादा कंट्री हमारा इंडिया ज्यादा उसको वैल्यू कर रहा है, तो वैसे योजना तो आपको एकदम बाय हार्ट होने चाहिए, उनके फीचर्स प्रोविजंस बहुत ज्यादा बाय होना चाहिए आपको बाय हार्ट। और हाँ एक चीज और है कि फीचर्स में ऐसे होता है ना कि जैसे 10-12 ऐसे स्कीम पढ़ा हुआ है तो लोग ऐसे कर देते हैं कि हाँ अपने मन से वहां पे नहीं, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इलेबोरेट करके लिखा हुआ है, एकदम एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि फीचर और प्रोविजन को बताइए, तो ये नहीं कि जो जो इस रोजगार योजना का रहेगा प्रोविजन उसके अलावा भी आप कुछ से कुछ लिख के आ जा रहे हैं, तो वो सब नहीं करना होगा। इसीलिए अभी से टाइम है, जो एग्जैक्ट चीजें हैं उस चीज को पढ़ के अपने नोट्स में आप उसको ये कर सकते हैं, डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन योर आईआर, डिस्कस बिटवीन द इंडिया यूरोपियन ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ईयू का इंडिया के साथ रिलेशन और ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो देखिए यहाँ पे ना क्या है ना कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको, अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको चॉइस रहेगा पिक करने का। तो अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं तो आप अच्छे से उसको चुन पाइएगा कि कौन सा करना है। और अगर आप नहीं प्रिपेयर्ड हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन, कुछ कुछ हो सकता है कि क्वेश्चन टफ हो या फिर क्वेश्चन नहीं देखा हुआ हो, किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो आ जाए। तो इससे है कि आप कम से कम जो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो लाइंस आपका रेडी हो। और एल्स ये इंडिया का अगर बहुत जैसे ये जो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था, उस टाइम में न्यूज में आया हुआ, तो इस चीज को भी एक पढ़ ही लेना है कि कब हो रहा है
और क्या उसके फीचर्स हैं, किस चीज़ पे बात किया जा रहा है, किस चीज़ में कितना बेनिफिट हो रहा है इंडिया को, ये सब चीज़ ऐसे पढ़ के उसको यहाँ पे डिस्कस लिखा हुआ है, तो वहाँ पे उसके प्रोविजंस को डाला जा सकता है और उसके प्रॉस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, ये सब बताया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर डिस्कस अबाउट हरित भारत संकल्प, अ मोबाइल ऐप टू प्रमोट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया। तो ये भी क्योंकि करंट अफेयर का ही पार्ट है, तो ऐसे ही देख लीजिए यहाँ पे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि ये हमारे इंडिया में क्या चीज़ को प्रमोट कर रहा है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये हमेशा ये बहुत बड़ा ही इशू है, एनर्जी या एनर्जी को सेव करना, या फिर कार्बन, मतलब ये सब जो क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये सब इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। ठीक है, जो कार्बन का एमिशन हो रहा है उसको कैसे रिड्यूस करना है, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, सस्टेनेबिलिटी, तो ऐसे इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आता है न्यूज में तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि ये हरित भारत संकल्प मोबाइल ऐप है, ठीक है, तो इसमें कोई बीटिंग अराउंड द बुश भी करके आ सकता है कि हाँ ठीक है मोबाइल ऐप है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप पढ़ के जाएंगे तो ज्यादा, क्योंकि 38 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, जो भी है फैक्ट्स उसी को डालना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यही है, ये आपका जीएस में हिस्ट्री और करंट 72 मार्क्स में, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम लोग स्टैटिस्टिक्स को सेपरेटली करेंगे। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप का, वहाँ पे भी आप अपना आंसर शेयर कर सकते हैं और रिव्यू वहाँ पे आपको मिल सकता है। यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा सारा डिटेल। ओके, तो आप उससे ज्वाइन करके ये चीज़ इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट मतलब हम लोग नए एक सेशन में ही अलग से ही लेके चलेंगे, ये वाला जो पार्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला जो पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आंसर रिव्यू करा सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और जीएस पार्ट 2 का भी लेंगे, और फिर 65th के क्वेश्चन, 64th और 56 59 यहाँ तक का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।